क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली ने ये बताया कि सभी कण तरंग के समान व्यवहार करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो कि एक कण है उसके साथ साथ में वो तरंग के समान भी व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग को भी अप्रगामी तरंग स्टेशनरी वेव समीकरण के अनुसार हम लिख सकते हैं यदि ये x दिशा में गति कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस अप्रगामी तरंग स्टेशनरी वेव का समीकरण क्या होगा? psi इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में 2 पाई x अपॉन लेमडा। ये इस इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग का समीकरण होगा जबकि ये x दिशा में गति कर रही है। psi इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x बाई लेमडा। a है आयाम जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, लेमडा है तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, और psi कहलाता है वेव फंक्शन या तरंग फलन। अब इस समीकरण एक को अगर हम x के सापेक्ष अवकलित करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? डी psi अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो a कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा। इसको हम लिख सकते हैं a 2 पाई बाई लेमडा इधर ले आए तो कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या है? समीकरण नंबर 2। अब यदि हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, अवकलित करें, पुनः अवकलित करें, तो ये क्या कहलाएगा? डबल डिफ्रेंशिएशन। क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर psi अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। साइन कॉस का होता है साइन, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। इसको हमने रीअरेंज किया, माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, फिर a साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा। हम जानते हैं a साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा की जगह हम समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं? psi। ये किसकी वैल्यू है? psi की। तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर psi अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर psi। या हम इस टर्म को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर psi अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E इज इक्वल टू, ई मैंने कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, और स्मॉल v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेग, प्लस कैपिटल V। कैपिटल V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। अब इस समीकरण में हमने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v इज इक्वल टू e। एक ही बात है, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम जानते हैं mv मास इंटू वेलोसिटी, ये किसके बराबर होती है? संवेग के। तो m स्क्वायर v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम स्क्वायर, संवेग स्क्वायर, यानी p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब हम v को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? e माइनस वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। या हम कह सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी इंटू 2m। या
P is equal to अंडर रूट 2m e माइनस वी. दिस इज इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5. अब डी ब्रॉगली के अनुसार किसी गतिशील पदार्थ के साथ संयुक्त तरंग की तरंग दैर्ध्य को हम कैसे बता सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है उसको हम कैसे बताते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. अब यहाँ हमने क्या किया? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. कहाँ से? समीकरण नंबर 5 से. तो ये पी की जगह हमने रख दिया अंडर रूट 2m e माइनस वी. अब इसका स्क्वायर करा तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस वी. दिस इज समीकरण नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6. अब समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. लैम्डा स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 2m e माइनस वी शाई. ई माइनस वी शाई आगे है ये इज इक्वल टू 0. अब इसको हम रीअरेंज कर दें तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0. समीकरण नंबर 7. ये एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण है. दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन. यहाँ हमने क्या माना है कि केवल गति किस दिशा में हो रही है? एक्स दिशा में. अब अगर हम इसको 3 डायमेंशन के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? अब क्योंकि अब ये एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में गति कर रहा है तो इसलिए डी की जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, जिसको हम किससे बताते हैं? डेल. डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल डी एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर. ये तीनों डायरेक्शन में दिशाओं में हो गई एक्स वाई जेड. फिर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0. अब डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं डेल्टा स्क्वायर या लॉप्लासियन ऑपरेटर, लॉप्लासियन संकारक. इसलिए अब इसलिए इस समीकरण को हम कैसे लिख सकेंगे? इसको लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0. डेल स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0. वेयर डेल्टा क्या है? इट इज़ ए लॉप्लासियन ऑपरेटर जिसका मान है डेल स्क्वायर का मान डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर. दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण. अब हम देखते हैं कि आइगन मान और आइगन फलन क्या होते हैं. आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन. श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण है इसको जब हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो शाई के बहुत सारे मान, अनेक मान प्राप्त होते हैं.
इन मानों में से कुछ मान जो है वो अनुमत होते हैं, अलाउड होते हैं। इन अलाउड मानों को, अनुमत मानों को हम कहते हैं आइगन फलन, आइगन फंक्शन। और इन फलों, इन आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग संगत जो ऊर्जा के मान होते हैं वो कहलाते हैं आइगन वैल्यू या आइगन मान। फिर से समझ लीजिए, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर क्षय मतलब तरंग फलन या वेव फंक्शन के अनेक मान प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ अनुमत होते हैं, अलाउड होते हैं। इन अनुमत मानों को हम कहते हैं आइगन फंक्शन। और इन आइगन फंक्शन को रखने पर जो इनके संगत करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमको मिलती है वो कहलाती है आइगन वैल्यू या आइगन मान। स्पष्ट है कि केवल आइगन वैल्यूज़ या आइगन मान ही वास्तविक अलाउड मान है या वैल्यू है, और इसके अलावा जो दूसरे मान हमें प्राप्त होंगे वो अनुमत या अलाउड नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो काल्पनिक है। अब कोई मान अनुमत होगा, अलाउ होगा या नहीं होगा, यानी आइगन मान होगा या नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस फॉर आइगन फंक्शन, आइगन फलन की शर्तें। पहली शर्त है क्षय का मान एक मानी तथा निश्चित होना चाहिए। क्षय मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड डेफिनेट। इसका मतलब क्या है कि तरंग फलन का मान एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे हमें एक ही समय पर तरंग फलन के कई सारे मान मिले। और इसकी वैल्यू भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है क्षय मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड डेफिनाइट। क्षय का मान एक मानी और निश्चित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है क्षय का मान दिए गए परास में सतत होना चाहिए। क्षय का मान दिए गए परास में सतत होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ क्षय मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द गिवन रेंज। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं तरंग गति कंटिन्यूअस या सतत होती है, इसलिए तरंग फलन या क्षय का मान भी कंटिन्यूअस या सतत होना चाहिए। नंबर 3, अनंत दूरी पर क्षय का मान शून्य हो जाना चाहिए। द वैल्यू ऑफ क्षय मस्ट बी ज़ीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अनंत दूरी पर क्षय का मान शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि तरंग फलन एक निश्चित दूरी तक ही होगी। अनंत दूरी पर तरंग फलन संभव नहीं है, इसलिए द वैल्यू ऑफ क्षय मस्ट बी ज़ीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब एक टर्म है सुव्यवहारित तरंग फलन, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। यदि कोई तरंग फलन क्षय आइगन फलन की सभी शर्तों को पूर्ण करती है। सभी शर्तें मतलब ये जो हमने 3 शर्तें बताई इनको पूरा करती है, तो हम उसे कहते हैं सुव्यवहारित तरंग फलन। कोई तरंग सुव्यवहारित तरंग कब होगी, फलन कब होगी? जब वो आइगन फलन की सभी शर्तों को पूरा करती है। इफ़ ए वेव फंक्शन क्षय satisfy all the conditions of eigen function, then it is known as well behaved wave function। यदि कोई तरंग फलन आइगन फलन की सभी शर्तों को पूरा करती हो, सभी शर्तों को पूरा करने का मतलब है ये सिंगल वैल्यूड और डेफिनेट होनी चाहिए, ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इसका मान 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस लागू की जाती हैं, होती हैं, तो वो है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन या सुव्यवहारित तरंग फलन। तो हम उसे कहेंगे सुव्यवहारित तरंग फलन। अब हम देखते हैं
प्रसामान्यीकृत तरंग फलन या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसे कहते हैं? यदि हम शाई इंटू शाई कॉम्प्लेक्स, शाई स्टार क्या है? शाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जटिल संयुग्मी, इसको हम समाकलन करें डी टॉ ओवर स्मॉल रीजन डी एक्स डी वाई डी जेड, और यदि इसका मान 1 के बराबर है तो हम इसे कहेंगे ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन या प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है। फिर समझ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ शाई इंटू शाई स्टार डी टो मस्ट बी इक्वल टू 1, जहाँ डी टो क्या है? डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, एक्स डायरेक्शन में स्मॉल वॉल्यूम, वाई डायरेक्शन में स्मॉल और जेड डायरेक्शन में स्मॉल, टोटल वॉल्यूम डी टो। अब यदि शाई का मान वास्तविक है तो हम शाई इंटू शाई स्टार की जगह शाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था शाई का मान काल्पनिक भी हो सकता है, तो यदि शाई का मान काल्पनिक है तो फिर हमें उसको वास्तविक मान में बदलने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या जटिल संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एनीवेयर इन द स्पेस मस्ट बी यूनिटी। डी तो क्या है? टोटल स्पेस हो गया। इलेक्ट्रॉन की त्रिविम में पाए जाने की कुल प्रायिकता हो गई है, तो कितनी होनी चाहिए? इकाई। इलेक्ट्रॉन की त्रिविम में पाए जाने की कुल प्रायिकता इकाई होगी। यदि ऐसा होता है तो ये तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन या प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाएगी। अब आता है लंब कोणीय तरंग फलन, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन या लंब कोणीय तरंग फलन, यदि शाई आई और शाई जे किसी सिस्टम की दो वेव फंक्शन है तो इनके लंबी कोणीय होने की क्या शर्त है? शाई आई इंटू शाई जे इंटीग्रेशन डी टॉ इज इक्वल टू 0 3 डायमेंशन के लिए, और अगर 1 डायमेंशन के लिए है तो इंटीग्रेशन शाई आई इंटू शाई जे डी एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में तो इज इक्वल टू 0। यदि ऐसा होता है तो शाई आई और शाई जे एक दूसरे की ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन या लंब कोणीय तरंग फलन कहलाएंगी। इफ psi I and psi j are two wave functions of the system, then they are said to be orthogonal if they satisfy the following relation. क्या relation? Integration psi I psi j d tau is equal to 0 3 डायमेंशन के लिए, और 1 डायमेंशन के लिए इंटीग्रेशन psi I psi j dx is equal to 0 फॉर 1 डायमेंशन। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे शाई आई और शाई जे एक दूसरे की ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन या लंब कोणीय तरंग फलन हैं। अब शाई की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ शाई। शाई जो है ये एक आयाम फलन है, एम्पलीट्यूड फंक्शन है, जिसका मान हम जानते हैं कैसे मिलता है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर प्राप्त होता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0 अथवा काल्पनिक भी हो सकता है। द शाई इज ए फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड and its values are obtained by solving Schrodinger equation. The value may be positive, negative, 0 और imaginary. इसका मान कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0
अथवा काल्पनिक। नाउ शाई स्क्वायर की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ शाई स्क्वायर। अगर हम शाई का स्क्वायर कर दें तो शाई स्क्वायर का मान किसी एक बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। शाई स्क्वायर हमें बताता है कि इस बिंदु पर कण के, पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या है। अब यदि शाई का मान नेगेटिव होगा तो भी शाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रायिकता के लिए दो संभावनाएं, या तो पाए जाने की प्रायिकता होगी या नहीं होगी, ये शून्य होगी, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो शाई स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। शाई का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन शाई स्क्वायर का मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक या पॉजिटिव होगा। अब हमने देखा कि शाई का मान काल्पनिक हो सकता है। यदि शाई का मान काल्पनिक हो तो शाई के स्थान, शाई स्क्वायर के स्थान पर हम लेते हैं शाई इंटू शाई स्टार। किसका प्रयोग किया जाता है, शाई इंटू शाई स्टार। शाई स्टार को हम कहते हैं जटिल संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आयोटा। इसका मान होता है √-1। ये क्या करते हैं, ये काल्पनिक मान को वास्तविक मान में परिवर्तित कर देती है। अतः किसी निश्चित आयतन d2 में इलेक्ट्रॉन कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, शाई स्क्वायर d2। d2 क्या है, एक निश्चित आयतन है जिसमें कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, शाई स्क्वायर d2। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शाई स्क्वायर इज मोर सिग्निफिकेंट देन शाई। शाई स्क्वायर की सार्थकता शाई की तुलना में अधिक है। क्यों? क्योंकि ये कण के किसी बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। इट इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी of finding a particle at a particular point. So this is about significance of Chi and Chi square, or we can say Schrodinger wave equation. Thank you. Next in the next class.